तो बात है अगस्त 2016 की, जब वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर एक ग्रह खोज निकाला था। और ये कोई मामूली गैस का गोला नहीं था, नहीं, बल्कि पृथ्वी के ही आकार की एक चट्टानी दुनिया थी जो ठीक उस जगह पर थी जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। नाम दिया गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। यहीं से एक सपने की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही एक ऐसी हकीकत की भी जो उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सोचिए जरा, इस खोज ने दुनिया भर में कैसी सुर्खियां बटोरी होंगी। एक ऐसी दुनिया जो पहुंच के भीतर लग रही थी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने हमारे लिए दरवाजे के ठीक बाहर एक और पृथ्वी रख दी हो और हमें वहां आने की चुनौती दे रहा हो। वो ख्याल कि इंसान किसी दिन दूसरे तारों की रोशनी में चलेगा, अचानक से एक सपना नहीं बल्कि एक असली मंजिल बन गया था। प्रॉक्सिमा बी की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मौजूद है, बल्कि इसलिए है कि वो कहाँ मौजूद है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है। मतलब अगर इंसानियत कभी तारों तक पहुंचेगी तो शायद यही हमारी पहली मंजिल होगी। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसका हम नाम ले सकते हैं, जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं और जिस पर अपनी दूरबीनें टिका सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी उम्मीद से हटकर एक बहुत ही गंभीर हकीकत की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि प्रॉक्सिमा बी का नाम जानना एक बात है और वहां तक पहुंचने की जो पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं उनको समझना बिल्कुल दूसरी। हमारे और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बीच की दूरी है 4.24 प्रकाश वर्ष। अब यह नंबर सुनने में बहुत छोटा और सीधा साधा लगता है ना, जैसे किसी सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर पर लिखा हो। लेकिन यही खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ये एक ऐसी दूरी छुपाता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। चलिए इस दूरी को समझने की कोशिश करते हैं। 4.24 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग 40 खरब किलोमीटर। ये पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का लगभग 2,68,000 गुना है। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रहों को पार करने के बाद भी ये दूरी एक ऐसी खाई है जो हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत बड़ी है। इसको एक और नजरिए से देखते हैं। वॉयेजर 1 इंसान की बनाई हुई वो चीज है जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है। करीब 50 साल की यात्रा के बाद ये हमसे लगभग 165 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर पहुंच चुका है। अगर ये सीधा प्रॉक्सिमा बी की तरफ जा रहा होता तो इसे वहां पहुंचने में 73,000 साल लगते। ये हमारी पूरी इंसानी सभ्यता के इतिहास से भी करीब 10 गुना ज्यादा वक्त है। इस दूरी को एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए, अगर हम सूरज को एक बास्केटबॉल जितना छोटा कर दें तो हमारी पृथ्वी 26 मीटर दूर रेत के एक कण जैसी होगी। हमारा पूरा सौर मंडल नेपच्यून तक लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाएगा। और इस स्केल पर सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी वो एक और बास्केटबॉल होगा जो करीब 6,900 किलोमीटर दूर रखा होगा। सोचिए जरा, पूरा सौर मंडल हमारे सामने के आंगन में है और सबसे करीबी तारा दुनिया के दूसरे कोने में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सोलर सिस्टम में घूमना और तारों के बीच यात्रा करना ये एक ही सीढ़ी का अगला कदम नहीं है। वॉयेजर हमसे लगभग 22 प्रकाश घंटे दूर है, प्रॉक्सिमा भी 4.24 प्रकाश वर्ष दूर। ये एक सीधी खड़ी चट्टान है, एक ऐसी खाई जिसे हमारी आज की टेक्नोलॉजी पार ही नहीं कर सकती। इस समस्या की जड़ असल में फिजिक्स में है, जिसे रॉकेट इक्वेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको बेहिसाब ईंधन चाहिए होता है। आप जितना ज्यादा ईंधन डालते हैं, जहाज उतना ही भारी होता जाता है और फिर उस भारी जहाज को धकेलने के लिए और भी ज्यादा ईंधन चाहिए। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो केमिकल रॉकेट्स को तारों के बीच की यात्रा के लिए बिल्कुल बेकार बना देता है। इसीलिए जितने भी गंभीर इंटरस्टेलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो पारंपरिक रॉकेट्स को छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट ओरियन जैसे परमाणु बमों के धमाके, डेडलस जैसे फ्यूजन ड्राइव या फिर ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसे लेजर से चलने वाले पाल। लेकिन ये सभी या तो सिर्फ कागजों पर हैं, या इन पर बैन लगा है, या फिर इन्हें बनाना नामुमकिन सा है। कोई भी अभी तक एक ड्राइंग बोर्ड से बाहर नहीं निकल पाया है। तो सवाल ये है कि ऊर्जा कितनी लगेगी? अगर हम एक छोटे से इंसानी जहाज को सिर्फ प्रकाश की गति के 10वें हिस्से तक तेज करना चाहें तो इसके लिए जो ऊर्जा लगेगी वो पृथ्वी के सारे पावर प्लांट्स मिलकर 77,000 सालों में पैदा कर पाएंगे। और ये तो सिर्फ तेज करने की ऊर्जा है, इसमें धीमा करने की ऊर्जा शामिल भी नहीं है। ये कोई बजट की समस्या नहीं है, ये फिजिक्स की समस्या है। सबसे एम्बिशियस लेकिन सरल मिशन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट का मकसद सिर्फ 1 ग्राम वजन की चिप को प्रॉक्सिमा बी के पास से 20% लाइट स्पीड से गुजारना था। कोई इंसान नहीं, कोई रुकना नहीं,
फिर भी 9 साल और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बाद ये प्रोजेक्ट भी इंजीनियरिंग की हकीकत से टकराकर रुक गया। अब इसकी तुलना एक मानव मिशन की जटिलता से करके देखिए। ठीक है, मान लीजिए किसी तरह हमने स्पीड की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मान लीजिए इस 100 साल में हमारे पास एक ऐसा जहाज है जो 40-50 साल में प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच सकता है। यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि इंसानों को तारों के बीच जिंदा रखना उन्हें वहां पहुंचाने से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तारों के बीच का अंतरिक्ष गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों से भरा हुआ है। ये सुपरनोवा से निकले हाई एनर्जी कण हैं जो हमारे डीएनए को तोड़ सकते हैं। पृथ्वी पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल हमें बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा रेडिएशन झेलते हैं, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में ये रेडिएशन जानलेवा है। और इस रेडिएशन से बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आप मोटी शील्डिंग लगाते हैं तो वो खुद ही और ज्यादा खतरनाक कण बनाने लगती है। 40 साल की यात्रा में एक अंतरिक्ष यात्री नासा की तय सीमा से 40 गुना ज्यादा रेडिएशन झेल लेगा, जिससे कैंसर का खतरा और ब्रेन डैमेज की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इस समस्या का कोई समाधान हमारे पास नहीं है। फिर बात आती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। एक इंटरस्टेलर शिप को दशकों तक हवा, पानी और खाने को 100% रिसाइकिल करना होगा। हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी नियमित रूप से पृथ्वी से भेजी गई सप्लाईज पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर अब तक की सबसे करीबी कोशिश बायोस्फीयर 2, एक आत्मनिर्भर बंद इकोसिस्टम बनाने में नाकाम रही थी। और ये सिर्फ हवा और पानी की बात नहीं है। क्रू को दशकों तक खाना उगाना होगा, जहां एक भी फसल का खराब होना भुखमरी का कारण बन सकता है। उन्हें हर मेडिकल इमरजेंसी से खुद निपटना होगा, बिना किसी बाहरी मदद के। हर मशीन को दशकों तक बिना टूटे काम करना होगा, और उन्हें उस जबरदस्त अकेलेपन और तनाव का सामना करना होगा जो किसी भी इंसान ने आज तक महसूस नहीं किया है। और यहाँ दांव पर क्या लगा है, ये समझना सबसे जरूरी है। सोलर सिस्टम के मिशनों के उलट यहाँ कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई सप्लाई मिशन नहीं, कोई बचाव अभियान नहीं। अगर कोई एक जरूरी सिस्टम फेल हो गया तो मिशन खत्म। पहली गंभीर गलती आखिरी गलती होगी। चलिए मान लेते हैं कि जहाज इन सब से बच गया, वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पहुंच गया। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी समस्या है, रुकना। लाइट स्पीड के एक बड़े हिस्से से धीमा होने के लिए लगभग उतनी ही ऊर्जा और ईंधन की जरूरत होती है जितनी पहली बार में उस गति तक पहुंचने के लिए लगी थी। और ये सब घर से 4 प्रकाश वर्ष दूर अकेले करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा के दौरान जहाज को लगातार तारों के बीच की धूल का सामना करना पड़ेगा। और जब आप प्रकाश के 10% गति से चल रहे हो तो रेत के एक छोटे से कण की टक्कर एक छोटे बम के धमाके के बराबर होती है। दशकों की यात्रा में ये लगातार होने वाली बमबारी जहाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो दशकों की यात्रा, अकल्पनीय खतरे और अनगिनत चुनौतियों से बचने के बाद जब क्रू आखिरकार प्रॉक्सिमा बी पर नजर डालेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या ये कोई दूसरा स्वर्ग होगा या एक वीरान चट्टान? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है जो लगातार रेडिएशन के ताकतवर धमाके करता है, जो किसी भी वायुमंडल को उड़ा सकता है। ग्रह शायद टाइडली लॉक्ड है, मतलब एक हिस्सा हमेशा जलता रहता है और दूसरा हमेशा जमा रहता है। हैबिटेबल जोन में होने का मतलब सिर्फ ये है कि वहां तरल पानी संभव हो सकता है, ये नहीं कि वहां पानी है। हो सकता है ये एक झलसी हुई मृत दुनिया हो। आखिर में प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने की चुनौती सिर्फ एक तेज इंजन बनाने की नहीं है, ये एक पूरी आत्मनिर्भर और पूरी तरह से भरोसेमंद दुनिया को एक बोतल में बंद करके उसे उस सफर पर भेजने के बारे में है जो किसी भी इंसान या मशीन के लिए अब तक का सबसे लंबा और सबसे अकेला सफर होगा। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ देता है, क्या ये एक ऐसी चुनौती है जिसे एक पीढ़ी कुछ दशकों में हल कर सकती है, या क्या तारों तक पहुंचना एक ऐसा सफर है जिसके लिए न केवल नई तकनीक की जरूरत होगी बल्कि पूरी सभ्यता के पैमाने पर पीढ़ियों तक चलने वाले समर्पण और विकास की भी जरूरत होगी? जवाब शायद सितारों में नहीं बल्कि यहीं पृथ्वी पर हमारी अपनी क्षमताओं की सीमाओं में छिपा है।